जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आज 5 तारीख है और घड़ी में 9 बज गए हैं। तो हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का नया बैच शुरू किया जाए। तो आज 5 तारीख को ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने 4 तारीख को सिलेबस डाला था। 4 तारीख को आप लोगों ने सिलेबस ज़रूर देखा होगा और आपको बखूबी समझ में आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटल क्या पढ़ना है ये हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आपको सीधा अपने टॉपिक पे लिए चलता हूँ कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोग का पहला टॉपिक है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया यूरोपीय लोग को भारत में आने के लिए, और उन्होंने भारत में आकर क्या किया, और कौन कौन लोग जो थे वो भारत में आए, और कैसे आए, किस रास्ते से आए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और कौन पहले आए, किन्होंने सबसे पहले और सबसे लास्ट में गए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जो है कि पुर्तगाली आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आए। ठीक है। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो दोस्तों, ये जो है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का क्रम हो गया कि ये कब कब आए थे भारत। तो क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन में जो है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछता है कि पुर्तगाली जो है कि भारत में कब आए। तो आपको याद रखना है 1498 में। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो और हम एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे कि इनका जो है कि कंपनी कब ये लोग स्थापित किए थे। तो देखिए, पुर्तगाली आए और कंपनी स्थापित कर दिया, अंग्रेज आए, कंपनी स्थापित कर दी है, डच आए और कंपनी स्थापित कर दी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि डच आए थे 1598 में और कंपनी इनका 1601 में हुआ। मतलब आए हैं पहले और कंपनी की है बाद में। लेकिन पुर्तगाली और अंग्रेज जो है कि कंपनी आते ही के साथ कंपनी स्थापित कर दिए। ठीक है। डेनिस आए 1600 में और कंपनी की स्थापना की 1616 में। फिर आपका फ्रांसीसी आए 1668 में और इन्होंने कंपनी स्थापित किया 1664 में। स्वीडिश आए 1731 में और इन्होंने कंपनी स्थापित किया 1731 में। आप चीज़ ने एक चीज़ गौर किया होगा, यहाँ जो फ्रांसीसी हैं आए तो हैं 1668 में और कंपनी स्थापित किए हैं 1664 में, 4 साल पहले। तो दोस्तों, ये रहा हमारे यूरोपीय शक्ति के आने का क्रम और यूरोपीय शक्ति की कंपनी स्थापना। अब दोस्तों, इस क्रम में जो है कि हम लोग पहले देखेंगे पुर्तगाली को। ठीक है। हम लोग पहले किसको देखेंगे? पुर्तगाली को, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे और इन्होंने ही कंपनी सबसे पहले भी स्थापित किया था। तो दोस्तों, पुर्तगाली जो है कि क्या हुआ था कि उनको यूरोप में आना पड़ा व्यापार, सॉरी, यूरोप से एशिया में आना पड़ा व्यापार करने को। तो दोस्तों, इसका एक आप कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एशिया में जो भी व्यापार होते थे वो ऐसा नहीं है कि 1498 से ही व्यापार हुआ जब ये पुर्तगाली आए, ऐसा नहीं है। व्यापार इससे पहले भी होता था। इस व्यापार पे जो है कि जो आपका यूरोप का मिडिल ईस्ट है, वो इटली, उसका जो है कि इस व्यापार पे एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली था। मतलब कहने का मतलब था कि इटली यहाँ से सामान लेकर जाता था और उचित दाम में वहाँ पे यूरोप में बेचता था। ठीक है। और यहाँ जो आपका पुर्तगाली हैं और जो आपका स्वीडिश हैं, स्पेन, स्वीडिश को हम लोग स्पेन के लोग बोलते हैं। ठीक है। तो जो पुर्तगाली हैं, स्वीडिश हैं, ये जो है कि आपका यूरोप के, अगर मैं ये यूरोप बना रहा हूँ तो ये जो लोग थे ये पश्चिमी यूरोप में रहते थे और इटली जो है मिडिल में पड़ता था। और ये आपको मैं मैप के द्वारा बताना चाहूँगा
ये देखिए, अगर मैंने ये मैप लिया है तो मैप थोड़ा धुंधला है, तो आप लोग इसे थोड़ा देखिएगा, बाकी लोकेशन से आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें तो मैप में ये यूरोप है नहीं, तो मैं मैप यूरोप का मैप लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, यूरोप यूरोप कहाँ है? यूरोप देखिए, मैं मैप को जूम किया हूँ, मैप थोड़ा फट रहा है, आप लोग जो है कि मैप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये रहा हमारा यूरोप, ये रहा यूरोप। ठीक है, यूरोप में जो है कि इटली यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे आपका पुर्तगाली और स्पेनिश था। ठीक है, तो होता ये था कि व्यापार तो पहले जो है कि हमारा एशिया से चलता ही रहता था। एशिया यहाँ है, एशिया यहाँ पे है, तो व्यापार जो है एशिया से तो चलते ही रहता था। लेकिन यहाँ पे आपका पश्चिमी पुर्तगाली और जो है कि मतलब यूरोप की अगर बात करें तो पश्चिमी पुर्तगाली और स्पेनिश से जो है कि ये इटली वाले जो है काफ़ी नाराज़ रहते थे। ठीक है, तो हुआ ये कि इटली का तो एकाधिकार था आपका, एशिया से वो व्यापार करता था और इसी रास्ते से व्यापार करता था। ठीक है, और ये लोग जो हैं इस रास्ते से अगर जाते थे तो इन लोग को ये इटली वाले जो है कि मतलब परेशान करते थे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा, क्योंकि इनको पता था, ये दोनों जो है पुर्तगाली और स्पेनिश, इनको पता था कि यहाँ जो एशिया से व्यापार हो रहा है इसका काफ़ी मुनाफा जो है कि इनको मिल रहा है, इटली को इनको काफ़ी मुनाफा हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो ये दे नहीं रहे हैं कुछ मुनाफा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट एशिया से व्यापार किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि इस रास्ते तो मुझे ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस रास्ते से जाने पे जो है कि इनको इटली वाले से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, और इनको व्यापार करना था, इनको दुश्मनी मोल लेना नहीं था। तो इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। इन्होंने सोचा कि चलो इस रास्ते से नहीं, हम लोग समुद्र के रास्ते से खोजते हैं कि भारत है कहाँ। ठीक है, क्योंकि एशिया में ये लोग व्यापार करते थे और एशिया के भी बाहर से ये लोग का व्यापार था। तो इन्होंने सोचा कि चलो एशिया में मतलब एशिया के इंडिया में व्यापार करते हैं, समुद्र का रास्ता हम लोग इसको खोजते हैं। तो सबसे पहला प्रयास जो है कि यहाँ पे स्पेनिश ने किया था, यानी स्पेन ने किया था। उन्होंने 1492 में जो है कि पहला प्रयास किया। इस प्रयास में जो है कि कोलंबो नामक जो व्यक्ति थे, जो कि भारत की खोज पे निकले। ठीक है, और समुद्र के द्वारा। तो हुआ ये कि कोलंबो को जाना था इधर, मतलब भारत तो इधर ही है, इधर जाना था, लेकिन कोलंबो ने रास्ता भटक गया और वो इधर चला गया। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। अब मुद्दा ये है कि अमेरिका कोई खोजा गया चीज़ नहीं है। ये इसको यहाँ पे सबसे पहले गए, तब पता चला कि ये जो देश है ये अमेरिका देश है। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका की खोज जो है कि कोलंबो ने किया है 1498 में। ठीक है, 1492 में, 1492 में। ठीक है, अब बहुत बहुत सालों तक जो है कि इन लोग को लगा कि ये अमेरिका है, लेकिन सॉरी ये भारत है। लेकिन इन लोग को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग तो जान रहे थे कि इटली जो व्यापार कर रहा है एशिया से यानी भारत से, तो इन लोगों को काफ़ी मुनाफा हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से कोई सामान ला रहे हैं तो हमको उतना मुनाफा हो नहीं रहा है। तब हुआ ये कि आखिर सोचा गया कि मैटर क्या हुआ भाई, कि जो है कि ये हम भी व्यापार कर रहे हैं भारत से ही, ये लोग इसको भारत मान रहे थे, ये लोग इसको भारत समझ रहे थे। कई वर्षों तक ये लोग इसको भारत ही समझते रहे हैं। ठीक है, किससे कहने पे? कोलंबस के कहने पे, क्योंकि सबसे पहले कोलंबस जो है कि यहाँ से खोज निकला था भारत पे, तो इसको भारत ही मान रहे थे। तो इन लोगों ने सोचा कि ये व्यापार, इटली जो व्यापार है ये भी भारत से कर रहा है, तो ये लोग काफ़ी जो कि आगे बढ़ते जा रहा है, और हम भी यहीं से भारत से व्यापार कर रहे हैं, तो हम बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन ये लोग तो अमेरिका से व्यापार कर रहे थे। तो फिर दूसरा दल जो है कि यहाँ की सरकार जो है कि दूसरा दल, मतलब जो यहाँ की सरकार थी उसका दूसरा दल जो है कि पुर्तगालियों के द्वारा जो स्टार्ट किया गया। फिर पुर्तगाली से जो एक वास्को डिगामा नामक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, अब मैं जो कि देखता हूँ कि क्या ये सच में भारत ही है या फिर ये कोई और कोलंबस हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने निकला
भारत की खोज के लिए, क्योंकि इन लोग को ये एहसास हो गया था कि ये जो है कि कोलंबस जो बता रहा है भारत के कि ये भारत है, ये एक्चुअली में भारत है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये अगर ये भारत रहता तो हम लोग को भी उतना ही मुनाफा होता है जितना मुनाफा यहाँ इटली वाले को हो रहा है, ठीक है, और बाकी यूरोप के अन्य अन्य देशों को भी हो रहा है, लेकिन हमें तो उतना मुनाफा हो नहीं रहा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर से मैं भारत को ढूंढता हूँ और देखता हूँ कि वाकई में कोलंबस जो बोला था क्या ये वही भारत है या फिर भारत कहीं और है। तो फिर हुआ ये कि 1498 में जो है कि वास्को डी गामा द्वारा ये पहल शुरू की गई और इन्होंने जो है कि क्या किया कि भारत की खोज की ओर निकला, ठीक है, भारत की खोज की ओर निकला, ठीक है। क्योंकि ये लोग समुद्र के रास्ते जाना इसलिए पसंद भी करते थे क्योंकि ये लोग जो है कि समुद्र क्या बोलते हैं कि ये लोग अच्छे नाविक थे, ठीक है। इनका जो है कि नेवी का जो है कि ये बोलते हैं नेवी का जो फंक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इनका, पुर्तगाली और किनका, स्पेनिश का, ठीक है। तो ये नेवी में बहुत ही माहिर थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग नाव के ही रास्ते से निकलते हैं, ठीक है। अब ये वास्को डी गामा जो है कि नाव के रास्ते से निकले, तो इन्होंने, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से और समझा सकूँ, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये मैप रहेगा ना तो आप ये रास्ता नहीं भूलेंगे अगर आप लोग भी यूरोप की खोज में समुद्र के रास्ते से निकलेंगे तो। चलिए, हाँ, तो हम कहाँ थे, वास्को डी गामा पे थे। तो वास्को डी गामा ने कहा, क्योंकि कोलंबस उसे बताया था कि जो है कि हम लोग से जो है कि पश्चिम में, जो हम लोग से पश्चिम में भारत है, ठीक है, हम लोगों से पश्चिम में भारत है, लेकिन यहाँ पे इटली वाले लोग तो पूर्वी मतलब एशिया तो पूर्व में है, इन लोगों से पूर्व में है, तो ये इनको थोड़ा सा डाउट हुआ और मुनाफा भी उतना नहीं हो रहा था, तो ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो चलिए, अब वास्को डी गामा जो है कि इस रास्तों को फॉलो ना करके वो कहें कि चलो ठीक है, हम इस रास्ते से जो है कि भारत की ओर चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से वास्को डी गामा अपनी जो है कि क्या बोलते हैं कि जहाज़ से निकल पड़े भारत की खोज में, ठीक है। और भारत की खोज करते करते वो पहुँचे आपका यहाँ अफ्रीका में पहुँचे, ठीक है। तो नहीं, अफ्रीका नहीं पहुँचे, ये पहुँचे आपका यहाँ मेडागास्कर में, यहाँ पे है आपका मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर पहुँचा, ठीक है। तो हुआ ये कि मेडागास्कर पहुँच के इनको लगा कि क्या ये भारत है, लेकिन इनको बिलीव नहीं हुआ कि ये भारत है, क्योंकि मेडागास्कर जो है कि चारों तरफ समुद्र से घिरा था, ठीक है। और इनको पता था कि भारत जो है कि केवल दो ही तरफ से समुद्र से घिरा है और बाकी उनका स्थल भाग है, क्योंकि ये स्थल से ही इटली वाले व्यापार करते थे, स्थल के मार्ग से ही जाते थे। तो इनको एहसास था कि नहीं, ये स्थल के भाग से अगर गए होंगे तो मेडागास्कर में जो है कि स्थल तो है नहीं, ये समुद्र के बीचों बीच है, आप लोग देखिए समुद्र के ये बीचों बीच है। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। तो यहाँ पे जो है कि एक गुजराती जो है कि व्यक्ति इनको मिले, किनको, वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा को जो है कि गुजराती व्यक्ति मिले, कहाँ पे, मेडागास्कर में, ठीक है। इन्होंने जो गुजराती व्यक्ति हैं इन्होंने इसे बताया कि नहीं, ये भारत नहीं है, क्योंकि इनको भी संदेह था कि ये भारत नहीं है। और ये कन्फर्मेशन ये गुजराती जो व्यापारी थे, जो यहाँ से व्यापार करने आए थे, कहाँ से, भारत से व्यापार करने मेडागास्कर पहुँचे थे, इन्होंने बताया कि ये भारत नहीं है, भारत आपको और आगे मिलेगा, ठीक है, भारत आपको और आगे मिलेगा, इसी रास्ते पे आप जो है कि चलते जाइए, आपको भारत आगे मिलेगा, ठीक है। तो इसी रास्ते पे ये आगे यहाँ से फिर कहाँ गया, आगे यहाँ से फिर ये बढ़ते गए और फिर यहाँ पे पहुँच गए वो गुजरात में। यहाँ पे इनको गुजराती नामक व्यापारी मिला था, ठीक है, और इन्होंने इसे रास्ता बताया और ये पहुँच गया कहाँ, केरल में, ठीक है, केरल में पहुँच गया। केरल में एक जगह है उसका नाम है कालीकट। केरल में एक जगह है उसका नाम है आपका कालीकट, कालीकट। और कालीकट जो जगह है उसका बंदरगाह में जो बंदरगाह है कपक राबू बंदरगाह पे जो है कि ये वास्को डी गामा अपनी जहाज़ के साथ भारत में
उतरे, ठीक है, भारत में उतरे, ठीक है। कहाँ इनको कौन हेल्प किया था? गुजराती नामक व्यक्ति था जिसका नाम है अहमद इबन माजिद। हाँ, अहमद इबन माजिद इनका नाम है, ठीक है, मजीद इनका नाम है, जो कि गुजराती व्यापारी थे। इन्होंने इनको रास्ता बताया और ये पहुंच गए आपका केरल के कालीकट के कपपाड़ू बंदरगाह पे। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि सबसे पहले जो है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे? तो केरल पहुँचे थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा किस स्थान पे पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे थे। किस बंदरगाह पे पहुँचे थे? तो कपकबाड़ू बंदरगाह पे पहुँचे थे, ठीक है। और इनका स्वागत जो है कि यहाँ के जो राजा थे, जेमोरियन नामक राजा थे, इन्होंने इसका स्वागत किया। क्यों? कौन किया? जेमोरियन ने। जेमोरियन नामक राजा हुए यहाँ के, जो जिन्होंने इनका वास्को डी गामा का स्वागत किया, ठीक है। अब हुआ ये कि यहाँ से ये व्यापार किए वास्को डी गामा। यहाँ से व्यापार करने के बाद फिर पहुँचे अपना कहाँ? फिर अपना ये पहुँचे इसी रास्ते से अपना घर, यानी कि यूरोप, ठीक है। और यूरोप जाकर बोले कि भाई जो कोलंबसवा जो खोजा था भारत, ये भारत नहीं है, ये कोई और देश है, ठीक है। भारत हमने खोजा है, भारत है आपका इधर पूर्व में है, हम लोगों से पूर्व में भारत है, ना कि पश्चिम में। ये जो कोलंबस है ये झूठ बोला, ये भारत नहीं है। और कई वर्षों तक जो है कि भारत ही ये यूनाइटेड स्टेट को ही ये लोग भारत समझ रहे थे। लेकिन वास्को डी गामा आए और इसे प्रूव कर दिए। क्यों प्रूव किए? क्योंकि जब ये यहाँ से व्यापार करके जब अपने देश गए और देश जाने के बाद जब ये वहाँ पे भारत से लाए गए सामान को जब बेचे तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। मतलब मुनाफा इतना हुआ कि उनको 60 गुना तक मुनाफा हुआ। और इस मुनाफे को देखते हुए ये सिद्ध हो गया कि हाँ, यही जो है कि क्या बोलते हैं कि यही भारत है, ठीक है। जिससे कि वहाँ के अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन हुआ और फिर यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब इनको एक रास्ता मिल चुका था, ठीक है। तो इस रास्ते का क्या नाम है? इस रास्ते का नाम जो है, जिस रास्ते से वास्को डी गामा आए थे, उस रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। मैं आपको केप ऑफ गुड होप को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ है आपका, इसी रास्ते से था ना, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया। ऊपर आपका क्या बोलते हैं कि क्या नाम है आपका, यूरोप हो गया, ठीक है। और इधर साइड आपका क्या हो गया, एशिया हो गया। तो यही जो रास्ता है इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। देखिए, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अफ्रीका में ये जो जहाँ पे ये स्थान है, यही स्थान जो है टर्निंग होता है, यही स्थान टर्निंग होता है और ये कैप की तरह दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसे केप ऑफ गुड होप दिया गया। गुड होप इसलिए क्योंकि ये एक होप था जो कि बहुत ही अच्छा होप निकला वास्को डी गामा के लिए कि उन्होंने भारत की खोज कर ली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप को आपको स्टोरी समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि वास्को डी गामा ने यहाँ आकर क्या क्या किया, फिर इस वास्को डी गामा के बाद कितने लोग आए और क्या हुआ, ये हम लोग आगे अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो केवल एक स्टोरी था आपको एक समझने के लिए कि कैसे कहानी जो है कि ये बना है, वास्को डी गामा का जो यात्रा रहा भारत के लिए, ये कैसे रहा और कैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अब देखते हैं एक्स में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे। तो पुर्तगाली में जो है कि वास्को डी गामा सबसे पहले आए। वास्को डी गामा जो है कि डॉन हेनरी या प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे। मतलब ये जो कोलंबस गया था तो ये भी जो है कि इनके प्रतिनिधि के रूप में ही निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर दिया। लेकिन डॉन हेनरी और या फिर प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में, मतलब ये वहाँ के कह सकते हैं कि सरकार थे। क्योंकि अगर किसी भी अगर मान लीजिए कि भारत सरकार जो है कि आपको जिम्मेवारी देती है कि आप जाइए यूरोप की खोज कीजिए, तो आप किसके प्रतिनिधि के रूप में गए हैं? तो आप प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। जो भी आपका नाम हो, राहुल, सोहन, मोहन, टोहन, जो भी आपका नाम हो। तो राहुल जो गया है
भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है कि भारत की खोज किया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे है, ये जो है डॉन हेनरी या प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में जो है कि वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकले और वो सफल हुए। ठीक है, चलिए, वास्को डी गामा पहले मेडागास्कर अफ्रीका पहुँचे। वहाँ पर एक गुजराती ने, जिनका नाम मैंने आपको बताया मनाद, क्या नाम बताया, मजीद, पूरा नाम हो गया अहमद इवन मजीद। ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अभी तक एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं है कि किस गुजराती से वास्को डी गामा की भेंट हुई थी। ठीक है, तो ये आप नाम लिख लीजिएगा, अहमद इवन मजीद। ठीक है, चलिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेडागास्कर पहुंचा था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, और गुजराती ने उन्हें भारत का रास्ता बताया, और वास्को डी गामा केरल के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपप कवाड़ू पहुंचा, और वहाँ पे जो हिंदू राजा जमोरियन ने उनका स्वागत किया। यहाँ तक स्टोरी हम लोगों ने समझ रखा था कहानी के तौर पे। ये एक मैंने जो कहानी बताया था, बस उसी को मैं अब ये रिटेन जो है कि आपको ये समझा रहा हूँ। कहानी आपका पुर्तगाली ख़त्म हो गया है, बस कुछ कुछ बात है जो आपको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये उन्होंने जो कि 20 मई 1498 में कालीकट पहुँचा था, उसी रास्ते को गुड ऑफ होप कहते हैं के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, गुड होप जो है कि कैसे नाम पड़ा और क्यों नाम पड़ा, तो ये आपका स्टोरी रहा। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक को समझ में आया। ये डेट याद रखिएगा, 20 मई 1498 को जो है कि वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे। चलिए, वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग का शुभारंभ हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से ये व्यापार करके गए थे, तो वहाँ के जो व्यापारियों में जो कि और उत्साह हो गया व्यापार करने का। ठीक है, और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो गया यूरोप और भारत का व्यापार करने का। ठीक है, मतलब यूरोप में अगर बात करें तो पश्चिमी यूरोप। ठीक है, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसे अन्य पुर्तगालियों को भी प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ से जो सामान लेके गया था, सबसे पहले ये काली मिर्च लेके गए थे, और काली मिर्च से ही केवल वो 60 गुना मुनाफा कमाया। अब सोचिए, केवल काली मिर्च से 60 गुना मुनाफा कमाया। और वहाँ पे काली मिर्च ले जाने का रीज़न भी था, क्योंकि ये लोग आए थे मसाले का व्यापार करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में जो है कि काफ़ी ठंडा होता है, और ये लोग जो है कि ठंडा होता है, तो ये लोग मसाले, जैसे हम लोग के यहाँ जब ठंडा होता है तो हम लोग मसालेदार चीज़ खाना, स्पाइसी चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो ये लोग भी जो है कि स्पाइसी जो है कि चीज़ खाना पसंद करते थे, इसीलिए उनको मसाला बहुत चाहिए होता था। और ये लोग इटली से समझे थे कि मसाला वसाला जो है कि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि मिलता है, और बहुत ही सस्ता मिलता है, जिससे कि यूरोपीय बाज़ार में उनको बहुत ही मुनाफा होता है। तो इन लोग को पता था। तो उसी तरह ये लोग काली मिर्च के व्यापार के लिए गए और 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे कि इनको बहुत प्रोत्साहन हुआ। अब देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा जो है कि तीन वर्ष जो है कि 3 वर्ष जो है कि भारत आए। पहला तो 1498 में, दूसरा 1502 में, और 1524 में जो है कि भारत आए। ठीक है, इनकी मृत्यु भी भारत में हो गई और इनका कोचीन में दफनाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। जब इनका दूसरा दल आया, दूसरा दल जो है कि 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वा रेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में दूसरा दल जो है कि भारत आया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो अरब व्यापार का एक जहाज छीनकर हिंदू राजा जमोरियन को उपहार दे दिया। क्योंकि उपहार इसलिए दिया क्योंकि जब वास्को डी गामा वहाँ पहुँचे थे, तब जमोरियन ही जो वहाँ के राजा थे, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो ये लोग अरब से जो है कि काफ़ी मतलब रुष्ट रहते थे यूरोपवासी। तो इन्होंने इनका ही जहाज छीनकर जमोरियन राजा को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, और जमोरियन राजा लगे सैर करने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर क्या हुआ, 1503 में जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आया 1503 में। ठीक है, इन्होंने काली मिर्च और मसाले के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 में कोचिंग में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। ठीक है, मतलब ये चाहता था, जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, ये जो है कि 1503 में आया और सबसे पहला दुर्ग जो है स्थापित किया। सबसे पहला दुर्ग का मतलब होता है किला,
दुर्ग का क्या मतलब होता है? किला। इन्होंने किला की स्थापना की, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि काली मिर्च और आपका मसाले पे जो है कि एकाधिकार मोनोपोली करना चाहता था कि केवल हम ही जो है कि अपने जो है किले में जो है कि इसको स्टोर रखेंगे और हम ही केवल इस बिजनेस को जो है कि आगे की ओर कैरी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला दुर्ग जो कहाँ स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो कोचिंग आपको याद होना चाहिए। कोचिंग में सबसे पहला दुर्ग पुर्तगालियों के द्वारा 1503 ईस्वी में किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखें। आगे बात कह रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मेडा द्वारा कन्नौज में दूसरा दुर्ग स्थापित किया गया। अच्छा, पहला दुर्ग 1503 में स्थापित किया किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क। देखो कर्क ने जो है कि पहला दुर्ग स्थापित किया, कड़का दरका के पहला दुर्ग स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर जो है अल्मीडा आए तो इन्होंने दूसरा दुर्ग कन्नौज में स्थापित किया, ठीक है। क से कर्क और क से कोचिंग, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, तभी दिमाग में फिट हो पाएगा, ठीक है। और अल्मीडा जो है कि कन्नौज में, दोनों क से है, क से कोचिंग तो आपको एक याद रहेगा, तो कन्नौज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि अल्मेडा ने किया था, ठीक है। फिर पुर्तगालियों के भारत आगमन का आर्थिक कारण तो था, साथ ही साथ अब धार्मिक कारण भी हो गया। अब देखिए, अब ये आया तो था भाई व्यापार करने, क्योंकि व्यापार से इनको मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब ये अपने जो है कि हस्तक्षेप जो है कि धार्मिक जो है कि भारत के धार्मिक चीज़ों में भी ये हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। चलिए, हस्तक्षेप ये करने लगा। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। इन्होंने कार्टज आमड कालीफा पद्धति की शुरुआत की, अर्थात मतलब कार्टर आमड खलीफा क्या होता है? ये जो होता है ये एक तरीका का टैक्स होता है, जिसको कि मतलब इस समुद्र के रास्ते से अगर कोई जाएगा तो उसको टैक्स देना होगा, क्योंकि ये अपने आप को जो है, क्योंकि इनके पास नेवी और ये जो है कि इनका जो है नेवी सिस्टम जो था बहुत तगड़ा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि अब समुद्र पे टैक्स लगाने लगा कि जो भी जहाज़ जो है कि समुद्र से आया जाएगा तो उस पर हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो उसे ही कहा गया कार्टज आमड कालीफा, ठीक है। और ये जो है कि इनफैक्ट कि अकबर से भी टैक्स लेने लगे, अकबर से भी क्या लेने लगे? टैक्स लेने लगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 1500 कहाँ गया? 1556 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इन्होंने ही 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इनके द्वारा जो है कि आलू, तंबाकू, मक्का, पपीता, ये सब जो इत्यादि चीज़ें जो भारत में लाई गई, और इसका उत्पादन जो है भारत में पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट किया, जो कि इन्होंने कई देशों से ग्रहण किया था, क्योंकि ये लोग अमेरिका भी गए थे, तो अमेरिका में भी ये लोग कुछ वहाँ से चीज़ें लाए, ठीक है। और इनका भारत में भी, क्योंकि अब ये भारत में आने जाने लगे और भारत में अपना प्रभुत्व जमाने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है कि धार्मिक जो है कि धार्मिक चीज़ों में भी हस्तक्षेप करने लगे पुर्तगालियों ने। तो अब ये यहाँ पे बसने भी लगे थे और धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप करने लगे, तो अब इनको चाहिए था कि यहीं पे कुछ व्यवस्था हो जाए, तो यहीं पे ये लोग ये सब चीज़ की खेती करने लगे, जिससे कि हमारे पास आज जो है कि ये सब चीज़ उपलब्ध है, ये पुर्तगालियों के ही देन है, ठीक है। चलिए, 1540 ईस्वी में इन्होंने गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए और 1560 ईस्वी में वहाँ पर एक ईसाई धर्म की न्यायालय की स्थापना की। तो 1540 ईस्वी में क्या हुआ कि गोवा पे इन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि अब गोवा मेरा है भैया, और इन्होंने सभी मंदिर को नष्ट कर दिया, क्योंकि ये ईसाई धर्म को फॉलो करते थे और यहाँ पे ईसाई धर्म की स्थापना कर डाली, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया आपका पुर्तगाली का संबंधित। अब देख लेते हैं पुर्तगाली के कौन कौन से गवर्नर आए। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पुर्तगाली के गवर्नर देखें तो पहला गवर्नर जो है अल्मीडा है, ठीक है। फ्रांसीसी द अल्मीडा है, ठीक है। फ्रांसीसी द अल्मीडा जो है कि ये पहले गवर्नर हुए, और ये जो है कि बहुत ही शांत गवर्नर थे, मतलब ये लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब में विश्वास नहीं करते थे, ये केवल इनको शांति से व्यापार करना था, ठीक है। इसीलिए इनको जो है कि शांत जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी के भी मतलब इन्होंने नीति बनाई, ठीक है। इन्होंने पॉलिसी बनाई कि ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब हम शांति से व्यापार करेंगे, हम किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे धार्मिक चीज़ें हो गया, आपका
ये लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर भारत में किसी तरह से कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको व्यापार करना, हमको बिजनेस करना, हम केवल बिजनेस के लिए आए हैं। तो ये बहुत ही शांत रहते थे, इसीलिए इनकी नीति को शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार को सुरक्षित करना चाहते थे कि जो दक्षिण पूर्व एशिया जो व्यापार हो रहा है वो सुरक्षित रहे, किसी तरह से हम लोगों को कोई हानि ना हो, क्योंकि ये बहुत ही समझदार थे, पुर्तगाली बहुत ही समझदार थे। और ये अल्फांसो द अल्मीडा जो थे ये बहुत ही समझदार गवर्नर थे। इन्होंने किसी चीज़ का केवल इनको पता था कि हमको व्यापार करना और यहाँ से मुनाफा कमाना है, हमको इनके जो है कि भारत के आंतरिक चीज़ों में नहीं पड़ना है। लेकिन इनके आने वाले जो गवर्नर हैं ये अब व्यापार के साथ साथ आंतरिक भी दृष्टि से भारत में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दूसरा गवर्नर को अब देखते हैं। दूसरा गवर्नर क्या कह रहा है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में मैंने पहले बताया। कर्क, कर्क यानी कि क से कर्क, क से केरल। ठीक है, सॉरी कोचिंग, कोचिंग में इन्होंने अपना दुर्ग जो है कि मुख्यालय बनवाया। ठीक है, 1503 में। ठीक है, और ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में देखा, अल्मीडा के बारे में। ये केवल जो है कि व्यापार में से मतलब रखते थे, लेकिन अब ये जो है कि वास्तविक संस्थापक हो गए, क्योंकि ये अब बहुत ही कुछ करेंगे यहाँ पे अल्बुकर्क। ठीक है, सबसे पहले तो ये आए 1503 में, आए तो गवर्नर बन के 1509 से 1515 में, लेकिन सबसे पहले ये 1503 में आए और कोचिंग में अपना दुर्ग को स्थापित कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने जो है कि 1510 में बीजापुर के शासक थे यूसुफ अदिल शाह थे, उससे गोवा जीता और गोवा पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, गोवा जीतने के साथ साथ गोवा पे कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पे कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा क्यों कर रहा है, कब्जा इसलिए कर रहा है कि अब इनको व्यापार के साथ साथ अब भारत पे भी अधिकार करना है, इसीलिए इन्होंने अब कब्जे की पद्धति अपनाई। ठीक है, और ये 1500 में जाते जाते जो है कि फारस की खाड़ी में अवस्थित होमरूज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने अस्थायी पुर्तगाली आवासी बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसानी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। और नागरिकता कैसे मिलेगी, शादी कर लेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, नागरिकता ख़त्म कैसे होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जो पुर्तगाली थे इनको अच्छे से पता था कि अगर हम यहाँ की स्त्री से शादी कर लेंगे तो हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और जो यहाँ पे हमको अब टैक्स लग रहा है, मतलब ये तो समुद्र में टैक्स ले रहे थे, लेकिन जो व्यापार में जो टैक्स इनको देना पड़ रहा था वो टैक्स बच जाएगा। तो वो टैक्स बच जाएगा, तो ये चाहते थे कि स्त्री से यहाँ पे शादी कर ले तो ये सारा टैक्स जो है कि हम बचा लेंगे। अब इसने जो है कि अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया। अब आप ये समझ रहे हो कि सती प्रथा को बंद कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। नहीं दोस्तों, ये कर तो रहे थे अच्छा काम, समाज के लिए तो ये अच्छा था, लेकिन इनका उद्देश्य सती प्रथा को बंद करने का ये नहीं था कि हम समाज से कुरीतियों को हटाएं। इनका उद्देश्य था कि सती प्रथा अगर होगा तो जो हस्बैंड है उनके साथ ही उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाएगी। तो जो अपना अधिकार ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी अच्छे तरह से जानते थे कि कोई भी जो है कि आपका जो है कि अनमैरिड जो है कि स्त्री जो है कि इनके झांसे में नहीं आएगी, लेकिन जो मैरिड होगी, जिनके पति नहीं होंगे, जो सती हो गई होगी, वो जो है कि इनको किसी तरह बहला फुसला के इनसे शादी करके ये यहाँ पे प्रभुत्व अपना जमा सके, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य ही था अब भारत के जो है कि आंतरिक स्थिति में जो है कि हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप करने का सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह कर लो, यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर लो और फिर उसके बाद कुछ नहीं, टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, इस तरह से अपना व्यापार चलता रहेगा। ठीक है, तो इनका उद्देश्य ये था सती प्रथा को बंद करने का। ठीक है, ये जो है कि मुसलमानों को अपना शत्रु मानता था और उसे बहुत ही तंग करता था। ये जो है कि मुसलमानों को अल्बुकर्क जो थे अपना शत्रु मानता था कि ये हमारे शत्रु हैं और इनको तंग करता था। ठीक है, अब तीसरे गवर्नर हमारे आए नीनो दी कुन्हा, 1529 से 1538 तक ना। इन्होंने पुर्तगाली की राजधानी को कोचिंग से गोवा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपने देखा
अलबुकर्क ने जो है कि यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जो है कि गोवा को जीत लिया था। तो अब ये क्या कर रहा है कि 1530 ईस्वी में जो है कि कोचिंग जब हेडक्वार्टर था उसको अब गोवा कर लिया, क्योंकि अब गोवा भी इसके हाथ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि अलबुकर्क ने गोवा को जीता किससे, यूसुफ आदिल शाह से। और फिर गोवा को किसने अपनी राजधानी बनाई, तो नीनो दी कुन्हा ने और अपनी राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फिर नोट में क्या है कि इस तरह से पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा और बाद में जो है कि व्यापारियों में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी शामिल हुए, क्योंकि अब इनको भी पता चल गया कि क्या बोलते हैं, अब इनको भी पता चल गया कि जो कि पुर्तगाली बहुत ही लाभ कमा रहे हैं, तो अब हमें भी इनके पीछे चलना चाहिए। तो बाद में ये लोग भी आए। ठीक है, भारत में पुर्तगाली जो कि 1498 में आए, लेकिन सबसे अंत में 1961 में गए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब ये भारत से गए। ठीक है, और आए थे कब, 1498 में, यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। और ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। बाकी अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, ये लोग आए, लेकिन हमारे आज़ादी के पहले ही चले गए। अंग्रेज़ तो खैर आज़ादी के बाद गए। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो है कि अंग्रेज़ जो है कि यहाँ से अपना पलायन कर गए, लेकिन ये पुर्तगाली कितने तेज थे, ये 1961 में गए। ठीक है, 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था दोस्तों, तो जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्को ए सिल्वा था। ठीक है, ये हमारा पुर्तगाली गवर्नर था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक, ये यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन का एक टॉपिक जो है कि पुर्तगाली जो है कि पढ़ लिया है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग आगे इसको कैरी करेंगे। ठीक है, और देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पुर्तगाली ख़त्म कर लिया है, आज पुर्तगाली ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप को आप इसे समझ पाए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा। इसका क्वेश्चन जो है कि मैंने 10 बजे वाले जो बैच होता है उसमें इसका क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये चैप्टर जब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका एक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।